तो भाई आज हम अपने नीट, आईआईटी जेईई एंड आईआईटी जैम बैच के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत बेसिक और बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो रहेगा मेरा मोल कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट मुझे फिजिकल केमिस्ट्री में क्या सिखाएगा, तो मेरे बेसिक्स को तैयार कर देगा, एक नींव तैयार कर देगा जिसपे मैं बाकी के फिजिकल के चैप्टर्स को पढ़ के नॉलेज की एक अच्छी सी बिल्डिंग बना पाऊंगा। जैसे अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो वहां पे आपको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, आपको सबसे पहले जीओसी और स्टीरियो केमिस्ट्री का आइडिया लेना चाहिए ताकि बाकी के चैप्टर्स भी आपको प्यार से समझ में आने लगे। सिमिलरली अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो वहां पे आपको सबसे पहले पीरियडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया होना चाहिए ताकि बाकी के चैप्टर्स भी आपको अच्छे से समझ में आए। सिमिलरली फिजिकल केमिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री को कहां से स्टार्ट करना चाहिए, तो आंसर है मेरा मोल कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे क्या, बहुत बेसिक सी बातें कि भाई मेरा एटॉमिक मास क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है, एक्चुअल एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास क्या है, कौन सी यूनिट हमें यूज करनी है, ग्राम कब यूज करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट कब यूज करेंगे, मोलिकुलर मास के लिए क्या यूनिट यूज करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास कब लेंगे, मोल क्या होता है, एक्चुअल में मोल का क्या मतलब है, एक मोल मेरे पास है तो कितने पार्टिकल है, कितना मास है, कितनी वॉल्यूम है, कौन सी कंडीशन पे कितनी वॉल्यूम है। और ये मोल की बात को समझ के जब हम इसको रिएक्शन पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारी दो प्रॉब्लम आएंगी, एक स्टिचियोमेट्रिक रिलेटेड जिसमें मैं लिमिटिंग रीजेंट का कंसेप्ट पढ़ूंगा, और इसको ही समझने के लिए मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है आपके सामने। और इसको आप समझोगे तो आपके रेडॉक्स की टाइट्रेशंस, रेडॉक्स में जब आप टाइट्रेशन पढ़ोगे या रेडॉक्स चैप्टर भी आपका लगभग 60 to 70% यहीं पे खत्म हो जाएगा। आप टाइट्रेशंस को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। और मोल्स की जब रिलेटिव स्टडी पढ़ोगे, मोल्स के रिलेटिव स्टडी से क्या मतलब कि कितने सोल्यूट के मोल्स हैं, कितने सोलवेंट के मोल्स हैं, तो वहां से आपके कंसंट्रेशन टर्म्स बन जाएंगी कि आपके मोल फ्रैक्शन क्या है, मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है। और इन मोलैलिटी को अगर अच्छे से समझ गए तो फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर में इनका इस्तेमाल होगा। काइनेटिक्स में क्या कि भाई मेरी मोलैरिटी कंसंट्रेशन कैसे चेंज होती है टाइम के साथ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसे कंसंट्रेशन और पोटेंशियल का रिलेशन है। तो ये आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में मदद करने वाला है, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। तो चलिए भाई एटॉमिक मास को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में मेरा एटॉमिक मास है क्या। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ दो, बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस पे आ जाओ कि अगर आपके सामने में एक एटम बोल दूं तो एटम से आप क्या समझोगे कि एटम होगा, कहीं बीच में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव होगा बिकॉज यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर रहेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और बाहर मेरे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो एक्चुअल में एक एटम का मास क्या होना चाहिए, आप बताओ, एक्चुअल में एक एटम का मास क्या होना चाहिए कि उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है उनका मास प्लस कितने प्रोटॉन है उनका मास प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है उनका मास। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही कहती है। तो आप कहोगे मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम क्या होना चाहिए, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहती है कि ये इक्वल होगा मास ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन है उनका मास, प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन है उनका मास, प्लस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है उनका मास। अगर मैं ये ऐड कर दूं तो मेरे पास एक एटम का मास आ जाएगा। ठीक है, अब मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, आपके सामने वैल्यू लिखी हुई है, आपको पता भी होगा 1.6726 × 10⁻⁻27 kg। सिमिलरली न्यूट्रॉन की बात करूं तो 6749 आ जाएगा, लगभग सिमिलर है। पर कोई पूछे कि ज्यादा मास किसका होता है तो आंसर आएगा न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है प्रोटॉन से। और इलेक्ट्रॉन के मास की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻31 kg। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से 10,000 गुना कम है, 10,000 गुना। इसका मतलब क्या कि मान लो अगर मैंने आपसे कभी उधार लिया और मैंने आपसे इतने रुपए लिए और मैं आपको बहुत तंग हूं और मैंने आपको 10,000 रुपए वापिस कर दिए, तो क्या आप मेरे से 1 रुपया मांगोगे? ऑब्वियस है नहीं मांगोगे, कहोगे छोड़ना 10,000 दे दिए, एक का क्या करना है, तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इस इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरा मास ऑफ एटम क्या आएगा, मास ऑफ एटम आएगा कि इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर दिया, अगर इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर दिया तो आपका मास ऑफ एटम होगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। ये मेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, मुझे समझ में आया।
बट जब हमने केमिस्ट्री की पढ़ाई की शुरुआत करी थी तो उस टाइम पे हमारे पास इतने सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस नहीं थे कि हम क्या कर पाए, हम इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनका पता कर पाए। तो हमने क्या करा, मास को पता करने के लिए हमने एक टेक्निक अपनाई जिसे आप बोल सकते हो जुगाड़ टेक्निक। कैसे? आप एटम को छोड़ो, आप क्या समझो कि अगर मेरे को कोई वेट मेजर करना है, मेरे को केजी है ना, 1 केजी क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ 1 किलो क्या है, तो आप लोग सब बोलोगे कि 1 किलो क्या है, मास। बट एक्चुअल में क्या मतलब है 1 केजी का? जब किसी को दुनिया में नहीं पता था कि 1 किलो क्या होता है, तो उस टाइम पे हमने क्या करा, एक सिलेंडर लिया और इसको बोल दिया कि आज से इसे क्या बोलेंगे, आज से इसका मास 1 किलो होगा। एक सिलेंडर लिया और उसको बोल दिया कि आज से इसका मास 1 किलो होगा। एक्चुअल कोई कहानी नहीं है, सीरियस बात है। बिल्कुल एक सिलेंडर है, प्लेटिनम और रेडियम मेटल का एलॉय बना के रखा हुआ है, जिसके मास को स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम लेते हैं। इस सिलेंडर को हमने लिया और इसको बोला कि इसका मास आज से 1 किलो है। अब दुनिया भर की चीजें जब मुझे मेजर करनी थी, मुझे कोई और मास मेजर करने थे, तो मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, इससे कंपेयर कर दिया। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे एक बॉक्स है और इसका मास पता करना है, मुझे पता करना है इसका मास क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, एक वेट बैलेंस लूंगा, एक तरफ इस बॉक्स को रखूंगा, दूसरी तरफ इन सिलेंडर को रख दूंगा, और जितने सिलेंडर्स पे बैलेंस हो जाएगा, मैं बोल दूंगा मास ऑफ बॉक्स कितना होगा, कितना होगा, तो मेरा आंसर आएगा 3 सिलेंडर्स के बराबर। कितना आएगा? 3 सिलेंडर के बराबर होगा। तो दुनिया में किसी का भी मास मेजर करना है, हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, किसी का मास, मान लो यहाँ पे हाथी अगर मैंने बैठा दिया और उसका मास पता करना है, तो मैं इधर क्या करूंगा, इधर सिलेंडर्स रखता जाऊंगा, और सिलेंडर मैंने रखे बहुत सारे सिलेंडर रखे। मान लो यहाँ पे हाथी बैलेंस हो गया 100 सिलेंडर पे, तो क्या बोलूंगा भाई, मास ऑफ हाथी जो है ना, वो 100 सिलेंडर के बराबर है। अब ये जो मैंने स्टैंडर्ड यूनिट ली हुई है सिलेंडर, अब इसको मुझे हटाना है और इसको मैं क्या बना दूंगा, इसको एक यूनिट बना दूंगा। क्या बोल दूंगा इसको? एक यूनिट। कि इस सिलेंडर का मास कितना है? इस सिलेंडर का मास है 1 किलो। तो यहां से मेरा मास ऑफ बॉक्स कितना आ गया? 3 kg आ गया। मास ऑफ हाथी कितना आ गया? 100 kg आ गया। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि मास को मेजर करने से पहले आपको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, जिससे कंपेयर करके आप पूरी दुनिया के मासेस को मेजर करेंगे। अब केमिस्ट्री में क्या स्टैंडर्ड है? केमिस्ट्री में हमने क्या स्टैंडर्ड बनाया है? तो केमिस्ट्री में जो हमारा स्टैंडर्ड है, जिससे हम मास ऑफ एटम को कंपेयर करेंगे, वो होगा मेरा मास ऑफ C12 एटम। मास ऑफ C12 एटम का 1/12 हिस्सा। कितना हिस्सा? 1/12 हिस्सा। ये मेरा केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड है। अगर मैंने ये केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड बना दिया, मैंने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं पूरी दुनिया में केमिस्ट्री के जितने भी एटम हैं, जो भी एटम है, सबको इनसे कंपेयर करूंगा और देखूंगा कि उनका मास कितना आता है। और जब मैंने ये कंपैरिजन करा, आपको ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं, सब कंपेयर करा हुआ है, रिजल्ट क्या है आपके पास? तो आपको भी मिला कि भाई मास ऑफ सोडियम एटम, मास ऑफ Na एटम मेरे को कितना मिला? मेरे को देखने को मिला 23 टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ C12 एटम। C12 एटम का जो मास था, उसका मेरे को 23 टाइम्स मिला। क्या? मास ऑफ सोडियम। सिमिलरली अगर मैं किसी और एटम की बात करूं, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ अभी मैं एक एटम की बात कर रहा हूं, एक नाइट्रोजन, एक दूसरा एटम में लेके आया हूं, उसका मास कितना आया है? 14 टाइम्स। कितना? 14 टाइम्स ऑफ इसके 1/12 ऑफ C12 एटम। इतने मास के 114 टाइम्स आया। ऐसे अगर मैं ऑक्सीजन का मास लिखूं, ऑक्सीजन का मास कितना है? तो 16 टाइम्स आ गया। तो जब मैंने पूरी केमिस्ट्री के एटम्स को इससे कंपेयर करा, तो मेरे को बार बार ये लिखना पड़ रहा है, जो मैंने स्टैंडर्ड लिया है उसे मेरे को बार बार लिखना पड़ रहा है। तो इस स्टैंडर्ड यूनिट को जो मैंने केमिस्ट्री में लिया है,
क्यों ना इसको एक यूनिट बना दिया जाए। जैसे सिलेंडर को स्टैंडर्ड लिया, बार बार सिलेंडर नहीं लिखा, यूनिट बना दी, इसी तरीके से इसको भी हम आज एक यूनिट बनाएंगे और उसी यूनिट को हम बोलेंगे आज से AMU। क्या मतलब हुआ कि मास ऑफ सोडियम एटम कितना आया सर? मास ऑफ सोडियम एटम आया 23 AMU। 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम की जगह मैंने AMU लिख दिया, एक यूनिट बना दी। मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना आएगा सर? इसी तरीके से 14 AMU आ जाएगा। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम सर कितना आएगा? वो आ जाएगा 16 AMU। तो आपको मैंने अभी तक क्या समझाया है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया है? तो आंसर ये है कि कुछ नहीं बताया, एक केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड लिया है, उसको यूनिट बना दिया है, जो कि क्या है? एक AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या है? एटॉमिक मास यूनिट इज AMU। मिटा दो इसे, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। तो इतनी बात मैंने आपको अभी समझाई। अभी नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज सोचते हैं कि ये सर AMU समझ में आ गया, बट मैं ना मास के एटॉमिक मास यूनिट से इतना फेमिलियर नहीं हूं। मेरे को तो मास की यूनिट वही समझ में आती है, ग्राम कितना है, किलोग्राम कितना है। तो आप एक काम करो, मुझे AMU और ग्राम में रिलेशन बताओ। AMU और ग्राम में रिलेशन क्या होगा? अब इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये हमने कब करा? ये वाली जुगाड़ टेक्निक, किसी को स्टैंडर्ड बना के वाक्यों से कंपेयर करना, ये कब अपनाया? जब हमें एक्चुअल मास नहीं पता थे। हमें नहीं पता था कि कितना मास होगा एक प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन, बट आज तो पता है। आज हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे एक नाइट्रोजन एटम की बात करूं तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन एटम है तो क्या हुआ? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 7 प्रोटॉन होंगे, 7 न्यूट्रॉन होंगे। हमने भी कहा ठीक है। बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे सर, ये भी बात अच्छी है। अगर ऐसी कंडीशन है तो अब आप मुझे बताओ यार, बिल्कुल कॉमन सेंस से बताओ कि इसका मास कितना आएगा, इसका मास एक्चुअल में आना कितना चाहिए। तो आप कहोगे सर मास ऑफ प्रोटॉन मुझे पता है, आपने स्टार्टिंग में ही बताया था। मास ऑफ प्रोटॉन कितना आता है? मास ऑफ प्रोटॉन कितना आता है? 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg। या फिर इसे मैं ग्राम में लिखना चाहता हूं तो 10 की पावर -24 ग्राम भी लिख सकता हूं, है ना? ये बात आपको भी पता है। सेकंड, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सर मास ऑफ न्यूट्रॉन भी मैंने बताया था, और मैंने न्यूट्रॉन का मास आपको बोला था 1.6749 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। मैंने ये बात आपको बोली थी। अब इसके बाद यहां से क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन एटम लेना चाहता हूं, इससे लिखेंगे तो वो कितना होगा? 7 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में 7 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये होना चाहिए। बिल्कुल लॉजिक यही कहता है कि अगर एक नाइट्रोजन एटम है जिसके अंदर 7 न्यूट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास मैं लेता नहीं हूं बिकॉज वो कम है, तो उनका मास यही आना चाहिए, दोनों के मास को ऐड कर दो। तो यहां से आपको क्या मिला? यहां से जब आपने लिखा 7 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और एक बात और, इनका मास जो है वो लगभग इक्वल है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग इक्वल है, तो इक्वल ले सकते हैं। मतलब न्यूट्रॉन का मास तो बोलो या प्रोटॉन का मास बोलो तो आप एक ही बात समझ सकते हो, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहां से आप बोल सकते हो 7 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की जगह भी मैं प्रोटॉन लिख सकता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन। एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बट अगर मेरे को इक्वल करना है तो मैं कर सकता हूं, ठीक है? एग्जैक्ट नहीं है बट इक्वल करना है तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि इक्वल है लगभग मास। अब इसके बाद यहां से क्या होगा कि अगर आपको मास ऑफ नाइट्रोजन किसी को बताना पड़े तो इसको क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो 14 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये बोला जा सकता है, बोलो 14 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बोला जा सकता है।
और इसको मैं लिख सकता हूँ 14 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। एक नाइट्रोजन का मास ये होना चाहिए, लगभग इतना होना चाहिए। अभी आपने जब स्टैंडर्ड यूनिट बनाई थी तो उस टाइम पे आपका मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आया था? तो आप बोलोगे सर वो तो 14 AMU आया था, आपने तो 14 AMU बताया था। स्टैंडर्ड क्या बोलता है? ये तो स्टैंडर्ड से है, ये कहां से आया? स्टैंडर्ड से जब कंपेयर करा जब आया, और एक्चुअल में ग्राम में मास कितना आया? इतना आया। तो दोनों इक्वली तो होने चाहिए। अरे दोनों मास तो नाइट्रोजन के ही हैं। ये मास किसका है? नाइट्रोजन का। वो मास किसका है? नाइट्रोजन का। वो AMU में है स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करके। ये किससे आया? ये ग्राम में है। अभी हमने अपना दिमाग लगा के निकाला है। इसका मतलब 14 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम शुड बी इक्वल टू 14 AMU। मतलब क्या हुआ? एक AMU आपके 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम के इक्वल होना चाहिए। आपको ये बात समझ में आनी लगेगी। अभी आपका क्वेश्चन क्या था? सर AMU के साथ हम इतने कंफर्टेबल नहीं हैं, आप ग्राम में कन्वर्ट करके बताओ। तो मेरा आपके सामने रिलेशन है कि एक AMU इतने ग्राम के बराबर होता है। एक AMU में इतने ग्राम होते हैं। बट अगर मैं 1 ग्राम लेना चाहूं, एक AMU में इतने ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में कितने AMU होंगे? आंसर आएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -24 AMU। और अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो कमाल की लाजवाब बेहतरीन बात आ जाएगी। डिवाइड करके देखोगे तो लगभग इतना आ रहा होगा। ये वैल्यू आएगी। मतलब क्या हुआ? जो मोल में आप सोचते रहते हो कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 वैल्यू आई है, वो कहां से आई है? कुछ नहीं है, AMU में कंपेयर करा था, ग्राम में कंफर्टेबल थे, दोनों को कनेक्ट करा है। क्या कनेक्ट करा है? एक ग्राम में कितने AMU होते हैं? इतने AMU होते हैं। इसको एक वैल्यू, इसको आप लोगों को पता होगा, पता नहीं है तो आप भी समझ लो। इसको ही बोला जाता है आपका एक मोल। बार इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की जगह इसको भी एक यूनिट बना दिया गया अमाउंट को मेजर करने के लिए। और केमिस्ट्री में अमाउंट मेजर होगा नॉट इन ग्राम, नॉट इन AMU, बस मास मेजर होगा। बट अमाउंट किस में मेजर करेंगे? एक नंबर में। और वो नंबर क्या है? वो नंबर ये है जिसको बोला जाएगा एक मोल। जिसको क्या बोलेंगे? मोल। आप छोड़ दो, मोल छोड़ दो। अभी 1 ग्राम इतने AMU के बराबर होता है। 1 ग्राम इतने AMU के बराबर होता है। और इस नंबर को बार ना लिखने की बजाय अगर मैं कहीं पे ये लिख दूं, तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं इसी नंबर की बात कर रहा हूं। मैं किस नंबर की बात कर रहा हूं? मैं इस 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर की बात कर रहा हूं। आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। तो यहां से आप लोग क्या समझ सकते हो? इसको मिटा दो। अभी मोल की कोई बात नहीं करी है मैंने। मोल की वैल्यू कहां से आई है ये मैंने बता दिया। मोल की वैल्यू कहां से आई है? AMU और ग्राम में रिलेशन है, वहां से मोल डिफाइन हुआ है। कोई ऐसे सपने में नहीं आया था किसी के कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को आज से AMU कहेंगे, आज से मोल कहेंगे, ऐसा कोई सपना नहीं। रिलेशन है। ये नंबर कहां से आया? रिलेशन से आया। अब इसके बाद देखना, तो यहां से लिखा जा सकता है 1 ग्राम इज इक्वल्स टू NaAMU। और अगर मैं यहां से एक AMU की बात करूं, एक AMU की बात करूं तो वहां से लिखा जा सकता है कि एक AMU सर किसके इक्वल होगा? 1/Na ग्राम। ये आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है। मतलब मैं कह सकता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आधे बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये है क्या, ये आया कहां से है, क्या मतलब है, ग्राम और AMU में क्या रिलेशन है। ये है आपके सामने बहुत कमाल की बेहतरीन चीज। अब नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को क्या समझाऊंगा, वो ये कि हमने मास ऑफ एटम की जब बात करी तो 2 तरीके के मास आए। वहां से ग्राम और AMU में रिलेशन जब मैंने बात करी तो वो एक नंबर आया। नंबर कौन सा आया? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। उस नंबर को क्या बोला? उस नंबर को मैंने मोल बोला। अभी मैं समझाता हूं। अभी यहां पे
यहाँ पे मैं एक चीज डिफाइन कर रहा हूँ जो क्या है, मेरी एक मोल है। मोल के बारे में मैं आगे भी चर्चाएं करूंगा, आगे भी बातें करूंगा, बट अभी बहुत बेसिक, बहुत छोटा मोल का आइडिया मैं देना चाहूं तो मोल क्या है कि आपका एएमयू और ग्राम में जो रिलेशन आया था उस रिलेशन को आपका कौन सा नंबर दिखा रहा है, ये नंबर दिखा रहा है। तो इसी नंबर को मैंने आज से एक यूनिट बना दिया, यूनिट ऑफ अमाउंट इन केमिस्ट्री, दैट इज मोल। दैट इज मोल। मोल क्या है? एक नंबर है, दैट इज 6.02 × 10⁻23। ये आपको यहां से समझ में आना चाहिए। तो अगर आज से कोई आपके सामने बोल दे, अगर आपसे कोई आपके सामने बोल दे कि एक मोल क्या है, एक मोल क्या है, तो एक मोल है 6.022 × 10⁻23। क्या है ये 6.022 × 10⁻23 क्या? तो आपने ये भी तो नहीं बताया मोल किसके। अगर आप बोलोगे एक मोल एटम, तो मैं बोलूंगा इतने एटम। आप बोलोगे एक मोल मॉलिक्यूल, मैं बोलूंगा इतने मॉलिक्यूल। आप बोलोगे एक मोल आयन, मैं बोलूंगा इतने आयन। तो जिसका भी मोल होगा, इसका मतलब उसमें इतने सारे एटम, इतने सारे मॉलिक्यूल, इतने सारे आयन है। अगर एक मोल एटम है, इतने एटम है। एक मोल मॉलिक्यूल है, इतने मॉलिक्यूल है। एक मोल आयन है, इतने आयन आपके पास हैं। आपको ये समझना है। अगर आप लोग इसको बहुत अच्छे समझ रहे हो ना, और आपके पास अगर किसी का, आपके पास यहां पे मैं लिख दूं 1 मोल ऑफ H एटम, तो आप लोग यहां से क्या समझोगे? आप लोग समझोगे सर आपने ना आप बहुत मतलब शार्प माइंड दिखाया है। आप इतनी बड़ी वैल्यू को लिखने की जगह आपने बस एक ये चिपका दिया, आपने ये 4 शब्द चिपका दिया, वरना आपको इतनी ज्यादा चीजें लिखनी पड़ती। तो आप समझ जाओगे कि इसको लिखने के बजाय मेरे को एग्जैक्ट क्या लिखना, ये लिखना था कि मेरे पास कितने एटम है, मेरे पास इतने H एटम है, मेरे पास इतने H एटम है, जिसको मैंने क्या लिख दिया, 1 मोल H एटम। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, 1 मोल O2 मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मेरे पास है, तो समझदार केमिस्ट्री वाले लोग समझदार इतने मॉलिक्यूल समझ जाएंगे। वो समझेंगे कि सर 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात चल रही है, तो इतने 10⁻23 मॉलिक्यूल, इतने सारे मॉलिक्यूल की बात चल रही है। अगर आपके पास 1 मोल किसी चीज का है, 1 मोल किसी चीज का है, तो सोचो कि आपके पास, अगर मैं बोल दूं आपके पास 1 मोल रुपए हैं, समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैं बोल दूं कि आपके पास 1 मोल रुपीज हैं, आपके पास 1 मोल रुपए हैं, तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, है ना? सोचने की बात है। बाकी ये चीज तो सोच ही सकते हैं। अगर 1 मोल रुपए मैं बोल दूं तो आप क्या हो? करोड़पति हो, अरबपति हो, लखपति हो। लखपति तो बहुत छोटी चीज रहेगी। आप क्या हो? आप मोलपति हो। क्या हो? मोलपति। और मोलपति के पास कितने रुपए होंगे? 1 मोल रुपया है उसके पास, तो उसके पास कितने रुपए हैं? 6.022 × 10⁻23। तो अगर आपसे कोई बोले कि बड़ा होके क्या बनेगा, करोड़पति, लखपति, अरबपति, तो आंसर देना मोलपति। और फिर जो आपके मुंह पे चाटा लगेगा उसे कोई नहीं बचा सकता। तो समझना क्या है कि 1 मोल क्या होता है? 1 मोल इज जस्ट अ नंबर, 6.022 × 10⁻23। कहां से आया? एएमयू और ग्राम में रिलेट करा हमने, तो हमारे सामने एक नंबर आया, जिसको बार बार ना लिखने के बजाय हमने 1 मोल बोल दिया। अगर मैं किसी का भी 1 मोल बोलता हूं, एटम, मॉलिक्यूल, 1 मोल में, 1 मोल मार्कर, 1 मोल फोन, 1 मोल माइक, कुछ भी मैं बोल दूं, तो उसका मतलब है इतने सारे एटम, इतने सारे मार्कर, इतने सारे माइक। ये वाली बात आपको समझनी होगी। मतलब आप बिल्कुल, अगर आप ये नहीं समझोगे तो फिर छोड़ दो, फिर केमिस्ट्री कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ऐसे इस पे आपके पैसों को मैं ऐसे मिटा सकता हूं। चलिए, तो नेक्स्ट बात आपको क्या समझनी है, दैट इज, क्या मैंने आपको डिफाइन करके दिया? क्या डिफाइन करके दिया मैंने आपको? मैंने आपको बताया कि भाई एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास आपके एक एटम का मास है। आपके एक एटम का मास है, मतलब एक ऑक्सीजन एटम मैं अगर बोल दूं तो उसका एटॉमिक मास क्या है, तो आप कहोगे सर 16 AMU है। अगर मैं आपसे यही बात
क्यों नहीं रहा है? यही बात मैं ग्राम में लिखने के लिए कहूं तो आप लिखोगे 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि आपको पता है 1 mu इसके बराबर होता है। ठीक है, ये मैंने एटॉमिक मास डिफाइन करा। और एटॉमिक मास के बाद मैं एक चीज और डिफाइन कर देता हूं, वो क्या थी कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आया था? सर कहोगे अभी तो आपने लिखा है 16 AMU। मैं एक और चीज सिखाना चाहता हूं, मैं कुछ फालतू नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, तो इसलिए आप लोग चुप रहे। देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आया? 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। यह है। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि अगर आपको मैं ये चीज डिफाइन करने के लिए बोलूं, अगर मैं ये चीज डिफाइन मास ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा आपके 16 के। वो किसके आएगा? 16 के। तो ये क्या डिफाइन करा है? ये क्या बताया सर आपने? 16 क्यों कर दिया उसे? ये मैंने डिफाइन करा है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या है बता दो? रिलेटिव एटॉमिक मास है ये। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या, कैसे समझोगे? अगर आपको देखो, इसको थोड़ा सा अभी इधर रखो, अपनी कॉमन जिंदगी पे आ जाओ। आपको मैं 2 बॉक्स दे दूं, एक मेरा बी बॉक्स है जिसका वेट 50 ग्राम है, एक मेरा थोड़ा बड़ा बॉक्स है ए जिसका वेट 400 ग्राम है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए व्हाट इज द मास ऑफ ए रिलेटेड टू बी, क्या बोल दूं? व्हाट इज द मास ऑफ ए रिलेटेड टू बी, तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग कहोगे कि अगर रिलेशन बताना है मास ऑफ ए किससे रिलेटेड बताना है? रिलेटेड टू बी बताना है, तो आप क्या करोगे? आप लोग कुछ नहीं करोगे यार, आप कहोगे बता भाई ए का मास कितना है? 400 ग्राम, बी का मास कितना है? 50 ग्राम। आप लिखोगे 8 आएगा। क्या आएगा? 8। मास ऑफ ए रिलेटेड टू बी इज 8। क्या यूनिट होगी? यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, यूनिट नहीं आएगी इस रिजल्ट की। तो क्या समझा रहा हूं मैं कि अगर कोई रिलेटिव टर्म आप डिफाइन करने जा रहे हो तो जो आप जिसके रिलेशन में निकाल रहे हो वो आपका डिवाइड में आ जाएगा, जिसका निकाल रहे हो वो ऊपर आ जाएगा, और जो आपका रिजल्ट आएगा उसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। तो आपको अगर कोई रिलेटिव एटॉमिक मास बोले तो उसका मतलब वो ये बोल रहा है, उसका मतलब वो ये बोल रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास किसी का, अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो उसका मास ऊपर, डिवाइड बाय आपने जो स्टैंडर्ड यूनिट ली है, कौन सी ली है? 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, वो डिवाइड आ गया 16। यूनिट क्या होगी? यूनिटलेस। रिलेटिव एटॉमिक मास इज यूनिटलेस। बोलो समझ में आया? अगर मैं यहां पे और बोल दूं, बताइए रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ किसका? ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा? 14 आएगा। सिंपल, जो आपका एटॉमिक मास है यूनिट हटा दो, वो क्या बन जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब लास्ट पॉइंट मैं आपको यहां पे जो समझाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब मैं क्या कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ में आना चाहिए। दैट इज, वो क्या है मेरा? वो है मेरा मोलर मास मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? तो मोलर मास क्या होगा? तो मोलर मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मोलिकुलर मास कुछ नहीं, किसी का भी 1 मोल अगर मैंने ले लिया, किसी का भी 1 मोल ले लिया, उनका वेट मेजर कर लिया तो वो क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा। किसी भी चीज का 1 मोल मेरे पास है तो कितने पार्टिकल है मेरे पास? 6.02 × 10 की पावर 23। उनका मास जो आएगा वो होगा मेरा मोलर मास। सिंपल। अब अगर मैं यहां से आपसे केमिस्ट्री की बात करता हूं, केमिस्ट्री में आपसे क्या बात करूंगा? देखो कैसे, मैं आपसे बोलूंगा बताइए मोलर मास
मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, आप लोग मुझे आज जवाब दीजिए। तो आप कहोगे कि सर मोलर मास का मतलब क्या होता है, एक मोल का मास, एक मोल का मतलब क्या होता है 6.02 into 10⁻23। तो आपको पता है, देख लो यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक एटम, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना मास होता है इसका, तो आप कहोगे सर 16 AMU होता है। हमें तो नहीं पता था, पता भी था तो अभी आपने बताया, अभी तो मैंने बताया कितना मास होता है एक एटम का, 16 AMU। अब मैंने आपसे क्या पूछ लिया, एक मोल का मतलब मोलर मास पूछ लिया, इसका मतलब इसका एक मोल का मतलब भी मैंने बताया, एक मोल का मतलब भी मैंने बताया 6.022 into 10⁻23 ये होता है। एक मोल ऑक्सीजन एटम लिखूंगा तो इतने एटम लेके आऊंगा। तो आपसे मैं कुछ बड़ी चीज पूछ रहा हूं क्या, एक का मास मैंने बता दिया, एक का मास मैंने आपको बता दिया, और मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ 5 का मास कितना है, तो 5 से गुणा कर दो। एक का मास बता दिया 20 का मास कितना है, 20 से गुणा कर दो। एक का मास बता दिया इतने का मास कितना है, क्या करूं, गुणा कर दो। तो एक का मास है 16 AMU, 16 AMU। और अगर मैं मोलर मास की बात कर रहा हूं तो मैं इतने ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं, इतने ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं। अभी यहां पे आपको क्या समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, मतलब लाजवाब है, देखो अभी समझना। अरे रुक जा भाई तू, यहां से इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि मुझे यहां पे जगह चाहिए। इतना, अभी मैंने आपको पीछे एक रिलेशन दिखवाया था, क्या रिलेशन था वो, मैंने कहा था कि एक AMU जो होता है ना वो 1/Na ग्राम के इक्वल होता है। मैंने बताया था नहीं बताया था बोलो, ये बात मैंने आपको बताई थी। अगर एक AMU को मैं रिप्लेस कर दूं 16 और AMU की जगह 1/Na ग्राम कर दूं, और ये वैल्यू भी तो Na ही है, ये वैल्यू भी तो एवोगेड्रो नंबर ही है, तो यहां से क्या होगा, Na से Na कट जाएगा और आपका रिजल्ट क्या आएगा 16 ग्राम, 16 ग्राम। तो देखो कुछ इतनी बड़ी चीज नहीं है, आपने बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई क्या, एक कार्बन मास 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, स्टैंडर्ड यूनिट बनाई, कंपेयर करा, उस स्टैंडर्ड यूनिट को आपने AMU बोल दिया, AMU ग्राम में रिलेशन देखा, ये रिलेशन आया, और फाइनली आपकी ये रिजल्ट आया, फाइनली आपका ये रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया, अगर मोलर मास की बात कर रहा हूं, मोलर मास की बात कर रहा हूं, तो एटम का मास जो वैल्यू रहेगी वो तो एटम के मास की रहेगी। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन का मोलर मास, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम। AMU और ग्राम में रिलेशन ही तो था एवोगेड्रो नंबर, AMU और ग्राम में रिलेशन ही तो था एवोगेड्रो नंबर। तो समझ में आ रहा है कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका एक मोल कहां से आया, AMU और ग्राम के रिलेशन से आया, और उससे जो नंबर आया उसी के मास को आप मोलर मास बोल रहे हो, तो क्या होना चाहिए, AMU हट के ग्राम लग जाना चाहिए, वही हो रहा है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया कि हम एटॉमिक मास की बात करेंगे। एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास होता है, एक एटम का मास ऑफ वन एटम क्या है। मैंने कहा कि हम एटॉमिक मास की बात करेंगे, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास जो है, मैंने आपको क्या बताया कि एक एटम का मास है, और वो किस में लिखा जाएगा, AMU में, और मैं ये एटम ऑक्सीजन लेके चल रहा हूं तो यहाँ पे 16 AMU हो जाएगा, ये एटॉमिक मास हुआ। उसके बाद मैंने सेकंड चीज डिफाइन करी, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास है, AM में लिख रहा हूं इसे। सेकंड मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा, वो आया मेरा 16। रिलेट किससे करा था मैंने, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम के, वो मैंने उस मास से रिलेट करा, तो यूनिट हट गई, सिंपल। इसके बाद थर्ड मैंने आपको अभी बताया, वो क्या था, मोलर मास। वो क्या था, मोलर मास। मोलर मास क्या है, मोलर मास कितने पार्टिकल का मास है, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल का मास होगा, इतने एटम का मास होगा, जिसे क्या कहा जाएगा, एटॉमिक मास कहा जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा, मोलर मास कहा जाएगा, जिसे मोलर मास बोला जाएगा। तो तीन तरीके के मास आपके सामने, एटॉमिक मास एक एटम का, रिलेटिव एटॉमिक मास उसी को रिलेट कर दिया, मोलर मास इतने पार्टिकल का मास, और क्या वैल्यू आएगी, सिर्फ AMU हट के ग्राम लग जाएगा। तो ये तीनों बातें जो मैंने आपको समझाई हैं
बहुत अच्छे से एक एक बात को आपको अच्छे से समझना है। तो ये आपके सामने पूरा एटॉमिक मास का कंक्लूजन है। अगर यहाँ पे अगर देखो मैं नाइट्रोजन के लिए लिखूं तो क्या होगा, एटॉमिक मास 14 AMU, रिलेटिव एटॉमिक मास 14, मोलर मास 14 ग्राम, ये चीज है। तो तीनों का मतलब पता होना चाहिए। ये एक एटम है, यही एक एटम को रिलेट करा गया है, और यहां पे उसके तुम सोच भी नहीं सकते इस नंबर को, मतलब कितना होगा 10 की पावर 23, इतने एटम है तो मास होगा ग्राम में। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि कब AMU लेते हैं, कब लेते हैं, जब एक एटम की बात चल रही हो, दो एटम की बात चल रही हो, छोटे छोटे से मास मेजर करने हो एटम के, AMU। उसके बाद रिलेट करना है तो यूनिट हटा दो, उसके बाद लास्ट में ग्राम में ले जानी है चीजें, तो इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब एक अगर नाइट्रोजन का 14 ग्राम बनाना है ना, तो सोचो नाइट्रोजन के कितने एटम आएंगे, कितने, मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो ये हुआ आपका एटॉमिक मास। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहे।